हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। आज हमारी सीटीक्यू का 5th पार्ट है और ये आज हमारा लास्ट पार्ट होगा nth टर्म के ऊपर। हम लोगों ने सीटीक्यू शुरू किया था और ये सीटीक्यू का जो पहला पार्ट है ये था nth टर्म का। nth टर्म का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो टॉपिक हैं। पहला है nth टर्म, दूसरा है सम ऑफ n टर्म्स। तो जो पहला टॉपिक है nth टर्म, इसकी आज हमारी लास्ट क्लास है और इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी, जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस आएंगी, वो होगी सम ऑफ n टर्म्स पे। लेकिन इस क्लास को आज हमको खत्म करना है, आज हमको इसके कॉन्सेप्ट को पूरा करना है। लेकिन अभी तक जितना पढ़ाया गया है इस चैप्टर में वो मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट का मतलब जो मेन चीज होता है किसी टॉपिक को पढ़ने का, समझने का, वो ये होता है कि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है तो क्या हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और फिर अटेम्प्ट करने के बाद सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं अगर आपसे बात करूं तो हमारे जो एग्जाम का जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और उसमें कुछ आएंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज की खासियत क्या होती है कि आप अगर उसको कर लेते हैं तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाता है, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर कट भी जाता है। उसमें कोई स्टेप मार्किंग वगैरह जैसी चीज होती नहीं है। और इस टॉपिक से nth टर्म से या सम ऑफ n टर्म से एमसीक्यूज बनेंगे ही बनेंगे और उसको हमको सही करना है, उसको गलत नहीं करना है। हाँ, ये बात अलग है कि इसके क्वेश्चन इजी बहुत होते हैं। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को सीख गए तो बिल्कुल आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई ज्यादा टफ होता नहीं है। ये पूरा चैप्टर, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा चैप्टर जो होता है सिर्फ 2 से 3 फॉर्मूले में निपट जाता है। पूरा 2 से 3 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। और क्या हम उस 2-3 फॉर्मूले को अच्छे से नहीं पढ़ सकते? जब हमको पता है कि 80 नंबर में से 5 नंबर हमको इन्हीं फॉर्मूले से आने हैं। हो सकता है 3 नंबर का इस टॉपिक से आ जाए, 2 नंबर का सम ऑफ n टर्म से आ जाए, या 3 नंबर का सम ऑफ n टर्म से आ जाए, 2 नंबर का इससे आ जाए। तो अच्छी बात है ना कि मतलब हमको सिर्फ 2-3 फॉर्मूले से हमको 5-6 नंबर मिल रहा है, तो इसमें गलती तो होनी नहीं चाहिए। इसको हमको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ताकि हमारा एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमारे नंबर भी क्लियर होते चले जाएं। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी है भी कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट से हमको नंबर भी चाहिए, है ना। बोर्ड्स में हमको उस कॉन्सेप्ट से हमको नंबर भी चाहिए, इसलिए हमको क्वेश्चन भी हल करने हैं। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहाँ पे आज क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्वेश्चन के लिए आप अपनी बुक को रिफर करिए, एनसीईआरटी को। मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से इसको देखिएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करिएगा, आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग फिर से वीडियो को देखिएगा, या पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सिर्फ सॉल्व करना है। होगा कैसे ये आप अब बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हैं, क्योंकि आज ही हमारी 5th क्लास है और जिसने भी स्टार्टिंग में 4 क्लास किया होगा उसे यकीनन nth टर्म के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा, चाहे जैसा क्वेश्चन हो और चाहे जहां से आया हो, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है The 2 APs have the same common difference। मतलब कोई 2 APs हैं, कोई 2 AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस D क्या है? सेम है। बहुत अच्छी। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। हमारे पास 2 AP दी गई है, चलिए हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बी A1। हमने क्या किया? ऑफ फर्स्ट AP बी ए। हमने क्या कहा कि जो पहली AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने क्या मान लिया? A1। क्या मान लिया? A1। तो देन द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP बी A2। ठीक है, अभी हमने A1 A2 क्यों कहा? क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि AP भी सेम है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा है क्वेश्चन कि AP भी सेम है। सेम क्या कहा है? कॉमन डिफरेंस सेम है। और कहा जा रहा है कि इन दोनों AP का जो 100th टर्म होगा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 100। ठीक, मतलब क्या हुआ का अगर मैं पहली वाली AP का 100th टर्म निकालूं तो क्या होगा? A1 प्लस n-1 इंटू D। तो A100 क्या हो जाएगा? तो A1 हो गया प्लस n क्या कहा गया है? 100। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? 100। तो 100 माइनस 1 99 इंटू D। ये कहा गया है कि जो हमारा
फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट एपी का जो 100th टर्म होगा वो उसको हम ऐसे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं लिखना। वैसे ही 100th टर्म सेकंड एपी का हम लोग कैसे लिखेंगे? क्या हम लोग बिल्कुल ऐसे नहीं लिख देंगे A100 इज इक्वल टू A2 प्लस n-1 इंटू डी, फिर A2 प्लस 99 इंटू डी। देखिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि ये जो एपी हैं ये दोनों अलग अलग हैं। एपी क्या है? अलग अलग है, लेकिन इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब इसमें कई सारे टर्म होंगे, फर्स्ट वाली एपी में कई सारे टर्म होंगे, तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस और जो सेकंड वाली एपी होगी उसमें कई सारे टर्म होंगे, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस वो सेम होगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमने उसको मान लिया है डी। देखिए हर जगह मैंने डी 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 लिखा है, लेकिन क्योंकि एपी अलग है ना, एपी अलग है, तो इसलिए मैंने पहले वाली एपी का फर्स्ट मान लिया A1, दूसरी वाली का मान लिया A2। अब क्या करना है? इसका डिफरेंस निकालना है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 100th टर्म का डिफरेंस कितना है? 100। तो हम इसको माइनस करते हैं, तो A1 प्लस n-1 इंटू डी माइनस A2 प्लस 99 डी, या इसको भी हम कर देते हैं 99 डी। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ? ये हो जाएगा 99 डी। क्या किया हमने? दोनों का डिफरेंस कर दिया। जब डिफरेंस किया और इसका ब्रैकेट हम खोलेंगे तो A1 प्लस 99 डी माइनस A2 माइनस 99 डी, डी 99 डी कैंसिल, तो ये कितना आ गया? A1 माइनस A2। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 100। चीख चीख के क्वेश्चन कह रहा है कि 100th टर्म का डिफरेंस इन दोनों एपी का होगा 100। बहुत अच्छा, लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि ये बता दो क्या होगा, ये तो क्वेश्चन दे ही रहा है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों एपी के 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। जैसे 100th टर्म का डिफरेंस हमने निकाल लिया, और निकाल क्यों लिया? क्वेश्चन में दिया है, तो वो हो गया 100। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताइए इन दोनों एपी का जो 1000th टर्म होगा, पहली वाली एपी का 1000 टर्म, दूसरी वाली एपी का 1000 टर्म, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये हमको निकालना है। चलिए फिर से लिखते हैं अगेन। हम जानते हैं कि हमारी जो एपी पहली वाली है उसका फर्स्ट टर्म है A1, तो उसका 1000th टर्म क्या होगा? उसका 1000th टर्म क्या होगा? A1 प्लस n-1 इंटू डी। इट मीन्स A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A1 प्लस 999 डी। ये आ गया हमारी पहली वाली एपी का 1000th टर्म। दूसरी वाली एपी का निकाल लेते हैं। नाउ दूसरी वाली एपी का वो भी क्या हो जाएगा? 1000 इज इक्वल टू A2 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे क्या है? A2 है, प्लस ये फिर से 1000 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 999, तो 999 डी इज इक्वल टू 8000। तो हमने पहली वाली एपी का भी 1000th टर्म निकाल लिया और दूसरी वाली एपी का भी 1000th टर्म निकाल लिया। अब हमको क्या पूछा गया है कि इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। दूसरी में से पहली घटा दो या पहली में से दूसरी काटो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 में से पहली घटा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो A1 क्या है? A1 प्लस 999 डी माइनस A2 प्लस 999 डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या आ जाएगा? ये A1 प्लस 999 डी माइनस A2 माइनस 999 डी। यहां से ये दोनों कट जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी 999 डी है, यहाँ पे भी 999 डी है और प्लस माइनस है, तो ये फिर से कट गए। तो आया क्या? A1 माइनस A2। ये क्या आया? ये आया डिफरेंस किसका? 1000th टर्म का। लेकिन हमको क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। अभी वैल्यू तो आई नहीं है, लेकिन वो याद करिए वो टाइम जब हम लोगों ने A1 माइनस A2 की वैल्यू निकाली थी। ये देखिए यहां पे हमने निकाली थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी डिफरेंस फ्रॉम इक्वेशन स्टार बना देते हैं इसको,
फ्रॉम इक्वेशन स्टार, इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम इक्वेशन स्टार a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों AP के 1000th टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा, 100 ही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई नंबर डिजिट वगैरह नहीं दिया गया है, ना n की वैल्यू खाली दे रखी है, ना यहाँ पर a1 दिया गया था, ना a2 दिया गया था, ना d दिया गया था, लेकिन फिर भी हमसे पूछा गया कि कोई दो AP है, अलग अलग AP है, तो हमको ये बताइए कि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कब, उनके 1000th टर्म का। फिर से एक बार सुन लीजिए, इस क्वेश्चन में कहा गया कि दो AP है, दोनों AP अलग अलग है, लेकिन उन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो अब कॉमन डिफरेंस को D मान लिया, क्योंकि AP हमारी अलग है, इसलिए फर्स्ट वाली AP का फर्स्ट टर्म को A1 मान लिया, सेकंड वाली AP का फर्स्ट टर्म को A2 मान लिया। ठीक है, हमने मान लिया A1 हो गया, A2 हो गया। ठीक, फिर उसको क्या किया, A100 टर्म हमने निकाला, तो क्या हुआ, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो वो क्या गया, n की जगह 100 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो 100th टर्म आया फर्स्ट AP का, इतना हमारा। फिर वैसे ही 100th टर्म सेकंड AP का हमने निकाला, वो कितना आया, A2 प्लस 99D, ये भी हो गया। ठीक है, फिर क्या किया हम लोगों को, इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस दिया है क्वेश्चन में 100, तो हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट किया और उसको 100 ही इक्वल कर दिया, यानी A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। लेकिन क्वेश्चन हमारा 100 के लिए नहीं था, हमारा क्वेश्चन था 1000th टर्म, 1000वां टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो पहली वाली AP का 8000 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D, और दूसरी वाली AP का हो जाएगा A2 प्लस 999D। ठीक, फिर क्या किया हमने, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हमने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो फिर हमने देखा कि A1 माइनस A2 बचा। अब A1 माइनस A2 होगा क्या, जो होगा क्या वो हमको पहले से पता है, वो हम निकाल के रखे हुए हैं, उसी को वहां पे हमने लिख दिया। तो यही हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा खासा टाइम मैंने इस क्वेश्चन पे दिया। अब देखते हैं, अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया है तो 15 आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, और समझ में आएगा ही क्यों, आप कर ले जाएंगे। अब तो आप कर ले जाएंगे, अब तो आप लोग तेज हो गए हैं, अब तो आप लोग इसको अपने आप से भी कर लेंगे। चलिए हम लोग एक बार इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपनी बुक में आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आप जो है क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए बुक में पहले। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द 2 AP। यहाँ पे मैं AP लिख देता हूँ। पहली AP है 63, 65, 65 67 एंड सो ऑन, और ये AP1 है, और दूसरी AP दी है वो है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। देखिए हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास दो AP है, ये वाली AP, ये दो AP हो गई। हमको ये बताना है कि किस टर्म पर इन दोनों AP की वैल्यू सेम आएगी, मतलब N14 पे इनकी वैल्यू सेम आएगी, इन दोनों टर्म की AP में वैल्यू टर्म की वैल्यू सेम आएगी। ऐसा कौन सा टर्म का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और क्या वैल्यू आएगी जो सेम होगी इनकी। ऐसे कौन से टर्म होंगे इन दोनों AP के जिस टर्म पर इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। मतलब क्या 24th टर्म पे दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्या 25th टर्म पे दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्या 49th टर्म पे दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो हमको वो टर्म बताना है कि किस टर्म पे इसकी वैल्यू सेम होगी। चलिए करके देख लेते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और कहा जाए कि टर्म को सेम करना है, तो आप क्या करिए, टर्म निकालिए कहा जाए तो आप क्या करिए, दोनों AP के nth टर्म को सेम कर दीजिए। सेम का मतलब इक्वेट कर दीजिए। दोनों AP के nth टर्म को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, बराबर दिखा दीजिए। देखिए अगर मैं इस AP की बात करूं तो A1 प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू A2 प्लस n-1 इंटू D2। A1 A2 अलग क्यों लिखा, क्योंकि अलग है। D1 D2 अलग क्यों लिखा, क्योंकि अलग है। लेकिन n सेम रखा। n क्यों सेम रखा, क्योंकि वही जो सेम टर्म हमको निकालना है जिसपे AP इक्वल होगी। ठीक है, तो A1 क्या है यहाँ पे 63 प्लस n-1 हमको पता नहीं है, D1 कितना आएगा 2 इज इक्वल टू A2 कितना है 3 प्लस n-1 इंटू D2 कितना है 7। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस
7, 63 में से 2 जाएगा तो आएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, ये दोनों कटेंगे आपस में तो आएगा -4 प्लस 7n। ठीक, अब क्या करें, इस 2n को उस तरफ ले जाए, 4 को इस तरफ लेके आ जाए, तो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 65 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5n। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो 65/5 इज इक्वल टू n, ये कितना आ गया 13 टाइम्स, यानी n की वैल्यू क्या आई 13। तो 13th टर्म होगा इस एपी का भी और इस एपी का भी, जहां पर इन एपी की वैल्यूज सेम आएगी, है ना। क्वेश्चन यहां पे हल्का सा चेंज ये भी कर सकता है कि पहले तो ये बताओ कि किस टर्म पे सेम आएगी, उसके बाद ये बता दो कि वो वैल्यू कौन सी होगी, उसके बाद ये बता दीजिए कि वो वैल्यू कौन सी होगी। तो किसी भी एपी में या इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 13 रख दें तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, और इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात नहीं। तो कहने का मतलब ये था कि जब भी ये कहा जाए कि 2 एपीज हैं और ये बताइए उन दोनों एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जहां पर दोनों एपी की वैल्यू सेम आएगी, तो आप क्या करें, दोनों एपी के nth टर्म को इक्वल शो कर दीजिए, इक्वल लिख दीजिए और उसके बाद n की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। कोई बहुत ही खतरनाक चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है और पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं इस चैप्टर में। देखिए सिर्फ एक फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला घूम घूम के वही चल रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक फॉर्मूला पढ़ लें और अपना नंबर लेके चले जाएं, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब 18th। क्वेश्चन नंबर 18, जिसके पास बुक है वो बुक से प्लीज उसको देखिए, और बुक नहीं हो तो बुक खोल के बैठिए ताकि क्वेश्चन आपको दिखता रहे, ताकि आप लोग ये जान पाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, है ना, कर क्या रहे हैं। और आप भी उसको पहले ट्राई करिए, उस क्वेश्चन को पहले ट्राई करिए, जब ना हो पाए तो सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द सम ऑफ द 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी 4th टर्म प्लस 8th टर्म इज इक्वल टू 24 कहा गया है क्वेश्चन में। एंड सम ऑफ 66th एंड 10th टर्म इज 44, यानी 6th टर्म प्लस 10th टर्म, 6th एंड 10th टर्म, इसका सम दे रखा है क्वेश्चन में 44। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक एपी है, अच्छी बात है, एपी होना चाहिए, एपी है, उसका 4th टर्म और 8th टर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है 24। उसी एपी का 6th टर्म और 10th टर्म ऐड करते हैं तो आता है 44। तो उस एपी के 3 टर्म बताइए क्या क्या होंगे, उस एपी के 3 टर्म बताइए क्या क्या होंगे। तो बहुत आसान सा लग रहा है क्वेश्चन, आसानी से हो जाना चाहिए, जितनी आसानी से मैंने कहा है उतनी आसानी से हो भी जाएगा। अब आप ही बताइए मुझे कि 4th टर्म को लिखना है हमको एपी में, तो एपी में 4th टर्म को कैसे लिखा जाता है? क्या a प्लस 3d नहीं लिखा जाता है? क्या a प्लस 3d नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर प्लस 8th टर्म को क्या लिखा जाता है? a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस 3d प्लस 4a, इसको a कर, a ही है, ये 4 लग रहा है, a देखो a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। इसका मतलब क्या होगा? a प्लस a 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 27। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व होगी नहीं। हमको क्या चाहिए? 2 इक्वेशन, 2 अननोन, तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उस दूसरे इक्वेशन को लाने के लिए भी हमारे पास चीजें हैं। क्या है ये देखिए, यहां पर 6th टर्म को कैसे लिख सकते हैं लोग? a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ठीक, यहां से भी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a प्लस a 2a प्लस 9 5 14d इज इक्वल टू 44। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। आपको इस पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लें, a और d की वैल्यू आ जाएगी। चलिए कर लेते हैं। 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 27 और 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। अननोन कौन कौन से हैं? a और d।
इसको माइनस कर दिया, नीचे वाले सारे टर्म ये कट गया, ये क्या हो जाएगा -4d इज इक्वल टू 4 3 7 7 27 44 में से हमको 17 घटाना है, तो 10 3 13 13 4 17, तो d की वैल्यू कितनी आई माइनस हो जाएगा, तो -17/4। d की वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं आ रही है, d की वैल्यू 44 ही तो है, 44 एंड 24 सही तो कर रहा है। 2a + 10d इज इक्वल टू 44, 2a + 10d इज इक्वल टू 24, सॉरी ये 27 नहीं 24 है, यहाँ पे मैंने 24 लिखा भी है, इसीलिए शायद गलती हो रही है, इसको सही कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे होगा 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, यहाँ पे बचा हमारा 4d विद माइनस साइन, और यहाँ पे क्या बचा 20 विद माइनस साइन, तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, तो d इज इक्वल टू आया 20/4 इज इक्वल टू 5, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। ये तो आया d, कॉमन डिफरेंस आ गया, लेकिन अभी हमको a चाहिए, तभी तो हम AP लिख पाएंगे। किसी भी AP को लिखने के लिए हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, d हमको पता चल गया। अब a कैसे आएगा, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1 2a + 10 × 5 इज इक्वल टू 27, तो 2a + 50 इज इक्वल टू 27, तो 2a इज इक्वल टू ये इसमें से जाएगा तो 23, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारा, फिर मैंने यहाँ पे 27 लिख दिया, इसको 24 करना है, 24, तो ये आ जाएगा हमारा 26। 27 मैंने लिख कहाँ दिया, ये यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे मामला गंभीर हो गया हमारा। तो ये है 24, तो 24 में से ये घट गया तो कितना आया 26, तो a की वैल्यू कितनी आई 13, लेकिन ये आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि 50 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो आंसर जो a आएगा ये हमारा आएगा माइनस में, -13। अब हमको a पता चल गया, तो हमको फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया -13 आ गया, फर्स्ट टर्म कितना आ गया -13 आ गया। अब इसमें क्या करें, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, जब कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे -13 + 5 कितना हो जाएगा -8, कितना हो जाएगा -8, फिर कितना आएगा -3 एंड सो ऑन। यही हमारी AP हो गई, यही हमारी क्या हो गई AP। इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे ही, यहाँ 24 होना चाहिए था, मैंने 27 ले लिया था, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, उसके बाद हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ रखा हमारा nth टर्म CTQ ऑन nth टर्म। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा CTQ ऑन सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।